अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो शायद आप बोलोगे कि सूरज है, और आप बिल्कुल सही हो। मगर अगर मैं पूछूं कि सूरज के बाद धरती का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो यहाँ पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। और इस तारे के बारे में साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को चेंज कर सकता है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इस तारे के पास एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जहां पर शायद लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, मगर साथ ही में वहां पर कुछ ऐसा भी हो रहा है जो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करना कितना माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तारों की दूरी की, तो हम किलोमीटर्स की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं लाइट ईयर्स की। और लाइट ईयर का मतलब यह है कि लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज है, जिसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो लाइट एक पूरे साल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। और ये डिस्टेंस है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, जो कि एक इतना बड़ा नंबर है कि हमारा दिमाग इसे प्रॉपर्ली इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, जो सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता, मगर जब आप इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये बनता है लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 40 के बाद 12 जीरोस। और इस डिस्टेंस को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम अपना सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो है वॉयेजर 1, जिसकी स्पीड है लगभग 17 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर उसे प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजें तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 73,000 साल लग जाएंगे। और ये सोचो कि 73,000 साल पहले तो हम इंसान अभी भी गुफाओं में रहते थे, तो ये डिस्टेंस सच में माइंड बॉगलिंग है। मगर फिर भी प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी नेबर है, और इसीलिए साइंटिस्ट्स की नज़र इस तारे पर हमेशा से रही है, क्योंकि अगर हमें कभी किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाना है या वहां से कोई सिग्नल रिसीव करना है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारी पहली और सबसे लॉजिकल चॉइस होगी। और इसीलिए साइंटिस्ट्स ने इस तारे को बहुत ही करीब से स्टडी किया है, और जो कुछ उन्होंने डिस्कवर किया है वो आपके होश उड़ा देगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी असल में एक रेड ड्वार्फ स्टार है, और रेड ड्वार्फ का मतलब ये है कि ये हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा तारा है। जैसे हमारा सूरज एक येलो ड्वार्फ स्टार है जिसका टेम्परेचर है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी का टेम्परेचर है सिर्फ 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे सूरज से लगभग आधा। और इसका साइज भी हमारे सूरज से बहुत छोटा है। असल में ये हमारे सूरज के साइज का सिर्फ 12% है, यानी कि अगर सूरज एक बास्केटबॉल है तो प्रोक्सिमा सेंटोरी एक गोल्फ बॉल जितना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा और ठंडा तारा भला क्या खास हो सकता है, मगर यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि साल 2016 में साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और वो डिस्कवरी थी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम का एक प्लैनेट जो इस तारे के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। अब हैबिटेबल जोन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, हर तारे के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। इस एरिया को हम गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं, क्योंकि इस जोन में अगर कोई प्लैनेट है तो वहां पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, और जहां पर लिक्विड वाटर है वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी है। हमारी धरती भी सूरज के हैबिटेबल जोन में है, और इसीलिए यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में है और लाइफ पॉसिबल हुई। अगर धरती सूरज के थोड़ा और करीब होती तो सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता, जैसे वीनस पर हुआ, और अगर थोड़ा और दूर होती तो सारा पानी बर्फ बन जाता, जैसे मार्स पर हुआ। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का अपने तारे के हैबिटेबल जोन में होना एक बहुत ही बड़ी बात है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी धरती से लगभग 1.17 गुना बड़ा है, यानी कि साइज में लगभग हमारी धरती जैसा ही है। और ये अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 11.2 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि वहां का एक साल सिर्फ 11 दिन का होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने तारे के बहुत करीब ऑर्बिट कर रहा है, सिर्फ 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, जो कि धरती और सूरज के बीच की दूरी का सिर्फ 5% है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना करीब होने के बावजूद ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में कैसे है? तो इसका जवाब है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक बहुत ही ठंडा और कम ब्राइट तारा है। हमारे सूरज के कंपैरिजन में ये सिर्फ 0.0017% जितनी एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि ये इतना डिम है कि धरती से नंगी आंखों से देखना भी पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इसके हैबिटेबल जोन में रहने के लिए प्लैनेट को इसके बहुत करीब होना जरूरी है। जब 2016 में इस प्लैनेट की डिस्कवरी हुई तो पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई,
क्योंकि ये पहली बार था जब हमें अपने सबसे करीबी स्टार सिस्टम में एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट मिला था और साइंटिस्ट्स ने इस प्लैनेट को स्टडी करना शुरू किया और जो कुछ उन्होंने पाया वो एक साथ एक्साइटिंग भी था और टेरिफाइंग भी। देखो, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में जो पहली इंटरेस्टिंग बात सामने आई वो ये थी कि ये प्लैनेट शायद टाइडली लॉक्ड है। और टाइडली लॉक्ड का मतलब ये है कि इस प्लैनेट का एक साइड हमेशा अपने तारे की तरफ फेस करता है और दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा चांद धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है और इसीलिए हम चांद का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर एक साइड हमेशा जलता हुआ होगा जहां पर परमानेंट दिन है और दूसरा साइड हमेशा बर्फीला और अंधेरा होगा जहां पर परमानेंट रात है। और अगर वहां पर कोई लाइफ है तो वो शायद इन दोनों के बीच के एरिया में हो सकती है जिसे टर्मिनेटर जोन कहते हैं, जहां पर ना बहुत गर्मी है और ना बहुत ठंड, बिल्कुल परमानेंट सनसेट या सनराइज जैसा नजारा। मगर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है प्रोक्सिमा सेंटोरी का बिहेवियर, क्योंकि ये तारा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस है। देखो, रेड ड्वार्फ स्टार्स की एक खास बात होती है कि ये बहुत ही एक्टिव होते हैं मैग्नेटिकली और इसकी वजह से ये बहुत पावरफुल स्टेलर फ्लेयर्स रिलीज करते हैं और प्रोक्सिमा सेंटोरी इसमें एक्सपर्ट है। स्टेलर फ्लेयर्स को समझने के लिए आप सोलर फ्लेयर्स को इमेजिन करो जो हमारे सूरज पर होते हैं और कभी कभी हमारी धरती पर भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे 1859 में कैरिंगटन इवेंट हुआ था जिसने पूरी धरती के टेलीग्राफ सिस्टम को डैमेज कर दिया था। अब प्रोक्सिमा सेंटोरी पर जो फ्लेयर्स होते हैं वो हमारे सूरज के फ्लेयर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। साल 2019 में साइंटिस्ट्स ने प्रोक्सिमा सेंटोरी पर एक मैसिव स्टेलर फ्लेयर डिटेक्ट किया जो इतना पावरफुल था कि इसने इस तारे की ब्राइटनेस को सिर्फ कुछ सेकंड्स में 14,000 गुना बढ़ा दिया। और इस फ्लेयर ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को इतनी रेडिएशन से बॉम्बार्ड किया कि अगर वहां पर कोई एटमॉस्फेयर था तो शायद वो पूरा का पूरा स्ट्रिप हो गया होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे फ्लेयर्स प्रोक्सिमा सेंटोरी पर बहुत कॉमन है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से इस तारे पर हर साल कई बड़े फ्लेयर्स होते हैं और कुछ छोटे फ्लेयर्स तो लगभग हर कुछ दिनों में होते रहते हैं। और क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे के इतना करीब है इसलिए ये फ्लेयर्स वहां पर बहुत ही डेवास्टेटिंग होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि ये प्लैनेट एक साथ कितना प्रॉमिसिंग और कितना होस्टाइल है। एक तरफ ये हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम में एक हैबिटेबल जोन प्लैनेट है जहां पर लिक्विड वाटर पॉसिबल है और दूसरी तरफ ये प्लैनेट लगातार डेडली रेडिएशन बॉम्बार्डमेंट झेल रहा है जो किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए सरवाइव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है। मगर साइंटिस्ट्स ने होप नहीं छोड़ी है क्योंकि हमें पता है कि लाइफ बहुत ही रेजिलिएंट होती है। धरती पर ही हमने देखा है कि लाइफ सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेती है, जैसे डीप सी वेंट्स में जहां पर टेम्परेचर 400 डिग्री से ज्यादा होता है वहां भी बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं और एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे भी माइक्रोबियल लाइफ मिली है। तो शायद प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर भी कोई ऐसी लाइफ हो जो वहां की हार्श कंडीशंस में अडेप्ट हो गई हो। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो शायद उस प्लैनेट को स्टेलर फ्लेयर्स की रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। और अगर वहां पर एक थिक एटमॉस्फेयर भी है तो वो भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की बात करनी है। साल 2019 में साइंटिस्ट्स ने एक और प्लैनेट डिस्कवर किया प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों तरफ जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी सी। और ये प्लैनेट पहले वाले से बहुत अलग है। ये अपने तारे से काफी दूर ऑर्बिट कर रहा है, लगभग 1.5 AU की दूरी पर, जहां AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी धरती और सूरज के बीच की एवरेज डिस्टेंस। प्रोक्सिमा सेंटोरी सी एक सुपर अर्थ है जो धरती से लगभग 7 गुना ज्यादा मैसिव है और क्योंकि ये अपने तारे से काफी दूर है इसलिए ये हैबिटेबल जोन में नहीं है और वहां पर बहुत ही ठंड होगी, -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर फिर भी इस प्लैनेट की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बारे में और ज्यादा समझ मिलती है। और हाल ही में 2020 में साइंटिस्ट्स ने एक और पॉसिबल प्लैनेट के सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जिसे टेंटेटिवली प्रोक्सिमा सेंटोरी डी कहा जा रहा है। और अगर ये कंफर्म हो गया तो ये मार्स से भी छोटा होगा और अपने तारे के बहुत करीब ऑर्बिट कर रहा होगा। तो बेसिकली प्रोक्सिमा सेंटोरी एक पूरा मिनी सोलर सिस्टम है जो हमारे सबसे करीब है और इसीलिए ये हमारे लिए इतना स्पेशल है। अब बात करते हैं कि हम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे करंट स्पेसक्राफ्ट से वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
तो साइंटिस्ट्स कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं। एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, जिसे फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग और बिलियनियर यूरी मिलर ने 2016 में लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट का गोल है कि वो बहुत छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट्स, जिन्हें स्टार चिप्स कहते हैं, उन्हें प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजे। और ये स्टार चिप्स कितने छोटे होंगे? बस कुछ ग्राम्स के, और इनका साइज एक पोस्टेज स्टैंप जितना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे स्पेसक्राफ्ट्स कैसे स्पेस में जाएंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज होगी, जिसे लाइट सेल कहते हैं। और इसमें होगा ये कि इन छोटे स्पेसक्राफ्ट्स के साथ एक बहुत ही पतला और हल्का सेल अटैच होगा, जो सूरज की रोशनी या पावरफुल लेजर बीम्स को कैच करके आगे बढ़ेगा। और इन लेजर बीम्स की पावर इतनी होगी कि ये स्टार चिप्स लाइट की स्पीड के 20% तक पहुंच सकते हैं। 20% ऑफ लाइट स्पीड यानी कि लगभग 60,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड से प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में सिर्फ 20 से 25 साल लगेंगे, जो कि हजारों सालों के कंपैरिजन में एक ह्यूमन लाइफ टाइम में अचीवेबल है। और जब ये स्टार चिप्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पास पहुंचेंगे, तो वो वहां से फोटोज और डेटा कलेक्ट करके वापस धरती पर सेंड करेंगे। मगर इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इतने पावरफुल लेजर सिस्टम्स बनाना जो कई गीगावाट्स की पावर प्रोड्यूस कर सकें। ये अभी हमारी टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे है। और फिर ये छोटे स्पेसक्राफ्ट्स स्पेस में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकराकर डैमेज हो सकते हैं। और इतनी स्पीड पर तो एक छोटा सा धूल का कण भी बुलेट जितना डैमेज कर सकता है। फिर भी साइंटिस्ट्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि पहली बार हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम की क्लोजअप इमेजेस देख पाएंगे। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को अपनी आंखों से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि ये तारा अकेला नहीं है, बल्कि ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का पार्ट है, जिसे अल्फा सेंटोरी सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए जो हमारे सूरज जैसा है, और अल्फा सेंटोरी बी जो थोड़ा छोटा है, और फिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो सबसे छोटा और सबसे डिम है। अल्फा सेंटोरी ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी इनसे बहुत दूर है, लगभग 13,000 AU की दूरी पर। और ये बहुत ही स्लोली इन दोनों के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 5 लाख साल लगते हैं। और इसीलिए कुछ साइंटिस्ट्स को डाउट है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी असल में इस सिस्टम का पार्ट है भी या नहीं। शायद ये बस पास से गुजर रहा हो। अल्फा सेंटोरी ए और बी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके चारों तरफ भी प्लैनेट्स हो सकते हैं। 2021 में साइंटिस्ट्स ने अल्फा सेंटोरी ए के हैबिटेबल जोन में एक पॉसिबल प्लैनेट के सिग्नल्स डिटेक्ट किए थे, मगर ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो शायद हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम में एक नहीं बल्कि कई हैबिटेबल वर्ल्ड्स हों। अब एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो ये है कि क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन है तो क्या वो हमें देख सकते हैं? और इसका आंसर है शायद हाँ, क्योंकि जैसे हमने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को डिस्कवर किया ट्रांजिट मेथड और रेडियल वेलोसिटी मेथड से, वैसे ही अगर वहां पर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन है तो वो भी धरती को डिस्कवर कर सकती है। धरती जब सूरज के सामने से गुजरती है तो सूरज की लाइट थोड़ी डिम होती है, और ये डिमिंग प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से भी डिटेक्ट की जा सकती है अगर वहां पर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो तो। और शायद वो देख रहे हों कि एक छोटे से येलो स्टार के चारों तरफ एक नीला प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन और वाटर वेपर के सिग्नेचर्स हैं। और शायद वो भी सोच रहे हों कि क्या वहां पर कोई है। और ये थॉट इतना माइंड ब्लोइंग है कि सोचो कि शायद अभी इसी वक्त कोई प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर बैठकर हमारी धरती को देख रहा है और वंडर कर रहा है कि क्या वो अकेले हैं यूनिवर्स में, और हम भी यहाँ बैठकर सेम थिंग सोच रहे हैं। ये कॉस्मिक आयरनी इतनी ब्यूटीफुल है। अब बात करते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी का फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, रेड ड्वार्फ स्टार्स की एक खास बात होती है कि ये बहुत लॉन्ग लिव्ड होते हैं। हमारा सूरज लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक जलेगा और फिर एक रेड जायंट बनकर एंड होगा, मगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे रेड ड्वार्फ्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जल सकते हैं। एक्चुअली प्रॉक्सिमा सेंटोरी की एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन है लगभग 4 ट्रिलियन ईयर्स, जो कि करंट यूनिवर्स की एज से भी 290 गुना ज्यादा है। यानी कि जब तक यूनिवर्स में सारे दूसरे तारे मर चुके होंगे, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तब भी जल रहा होगा, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तब भी उसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा होगा। तो अगर वहां पर लाइफ डेवलप हुई तो उसके पास इवॉल्व होने के लिए लगभग इनफाइनाइट टाइम होगा, और शायद वो लाइफ इतनी एडवांस्ड हो जाए कि जब हमारा सूरज मर जाए और धरती खत्म हो जाए तब भी वो सिविलाइजेशन सरवाइव कर रही हो। ये एक स्ट्रेंज थॉट है कि हमारे नेबर प्लैनेट पर शायद फ्यूचर की सबसे लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन हो।
अब एक और फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूँ। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमेशा से हमारा सबसे करीबी तारा नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा। देखो, स्टार्स स्पेस में मूव करते रहते हैं और प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी धरती के रिलेटिव मूव कर रहा है। करंटली ये हमारी तरफ आ रहा है लगभग 22 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और अगले 26,000 ईयर्स में ये हमारे और भी करीब आ जाएगा, सिर्फ 3.11 लाइट ईयर्स की दूरी पर। मगर उसके बाद ये फिर से दूर जाना शुरू करेगा और इवेंचुअली ये हमारा सबसे करीबी तारा नहीं रहेगा। कुछ 33,000 ईयर्स बाद रॉस 248 नाम का तारा हमारे सबसे करीब हो जाएगा। तो स्पेस में सब कुछ चेंज होता रहता है और आज जो हमारा नेबर है वो कल नहीं रहेगा। ये यूनिवर्स की ब्यूटी है। अब फाइनली बात करते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से एक्सप्लोरर्स रहे हैं। हम अफ्रीका से निकलकर पूरी धरती पर फैल गए। हमने समुद्र पार किए, पहाड़ चढ़े, स्काई में उड़े और स्पेस में भी पहुंच गए, और अब अगला स्टेप है स्टार्स तक पहुंचना। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी स्टेपिंग स्टोन है। अगर हमें एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बनना है तो हमें पहले प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना होगा और वहां पे जो कुछ भी है उसे समझना होगा। और अगर वहां पर लाइफ है तो ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि इससे प्रूव हो जाएगा कि लाइफ यूनिवर्स में कॉमन है और हम अकेले नहीं हैं। और अगर वहां पे लाइफ नहीं भी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि लाइफ डेवलप होने के लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं और क्या नहीं। और ये नॉलेज हमें और भी बेहतर तरीके से दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजने में हेल्प करेगी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक मिस्ट्री है जो हमारे स्काई में लटकी हुई है, सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर, इतना करीब कि हम लगभग छू सकते हैं। मगर इतना दूर की पहुंचना अभी भी एक ड्रीम है। मगर ड्रीम्स तो हमेशा से ह्यूमन प्रोग्रेस की फाउंडेशन रहे हैं, और शायद एक दिन हम वाकई में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे और वहां से पहली इमेजेस देखेंगे। तो ये थी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कहानी, हमारा सबसे करीबी स्टेलर नेबर जो एक साथ इतना प्रॉमिसिंग और इतना डेंजरस है, जहां पर शायद लाइफ पॉसिबल है मगर जहां पर सर्वाइवल एक कांस्टेंट स्ट्रगल होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें बुला रही है और हम एक दिन जरूर वहां पहुंचेंगे, क्योंकि यही तो इंसान करते हैं, हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं।